हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। और आज हम लोग बात कर रहे हैं VWU के सेशन 22 से 26 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका मेजर पेपर हिस्ट्री, उनके मेजर 6 पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका ये ठीक है, ये आपका सिलेबस का आखिरी क्वेश्चन है। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी ठीक है एक ये, और पिछले क्लास में हमने बात किया था, पिछले वीडियो में लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में, ठीक है। तो ये और वो पिछला वीडियो दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई एक आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो समझते हैं इसको क्या है, उसके बाद कैसे आंसर को लिखते हैं उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन है वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों का वर्णन करें, ठीक है। सबसे पहले इसके परिचय को समझ लेते हैं। क्या लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785, ठीक है, ये इनका कार्यकाल है। लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे और उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने ब्रिटिश शासन को मजबूत करने और प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण सुधार किए। क्या लिखा है कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इससे पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन यहाँ से ये पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। आगे लिखा है कि इन सुधारों ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन की नींव रखी जो आने वाले समय में और भी सुदृढ़ हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार मुख्य रूप से प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली और कूटनीति के क्षेत्र में था, ठीक है। इनके द्वारा जो सुधार किया गया था वो कहाँ पर था? प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, राजस्व प्रणाली और कूटनीतिक क्षेत्र में, ठीक है। समझते आगे और क्या लिखा है। इसमें जो पहला पॉइंट दिया हुआ है सुधार में, सर सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्रशासनिक सुधार, ठीक है, प्रशासनिक सुधार। इसमें ये दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जनरल का जो पद, अभी हमने पीछे बात किया कि पहले सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, अब जो इसके बाद से गवर्नर जनरल का पद आया, ये कैसे आया वो समझ लेते हैं। लिखा है कि यहाँ पर देखिए गवर्नर जनरल का पद लिखा हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक कानून था जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मामला होता था भारत में, उसको नियंत्रित करने का काम करता था, ठीक है। ये रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो ये कब पारित हुआ? 1773 में, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने और उनके प्रशासनिक अधिकारों में विस्तार हुआ। यह कानून बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों के बीच समन्वय की व्यवस्था के रूप में लाया गया। यही कानून जो है आपका बंगाल के साथ मद्रास और बॉम्बे का गवर्नर जो था उसके साथ ही चला, ठीक है। उसके बाद फिर आगे लिखा है परिषद की स्थापना, ठीक है। समझते हैं। हेस्टिंग्स के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। इसके तहत शासन प्रणाली को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया गया। क्या हुआ कि एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें 4 सदस्य थे और एक परिषद की स्थापना किया गया, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। इसी में जो आपका दूसरा नंबर पॉइंट है न्यायिक सुधार का, ठीक है, न्यायिक सुधार। क्या लिखा है कि फौजदारी और दीवानी अदालतों का गठन, फौजदारी और दीवानी अदालतों का गठन, ठीक है। समझते हैं। लिखा कि हेस्टिंग्स ने भारतीय न्यायिक प्रणाली में कई सुधार किए। उन्होंने फौजदारी अदालतें, फौजदारी किसको बोलते हैं? क्रिमिनल कोर्ट को, ठीक है, और दीवानी अदालतें, सिविल कोर्ट की स्थापना की। दीवानी अदालतों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई, जबकि फौजदारी मामलों में मुसलमान न्यायाधीश नियुक्त किए गए, ठीक है। ये मुसलमान भी नियुक्त किया गया, और जो है कि जो मतलब क्रिमिनल कोर्ट था उसमें क्या हुआ, एक न्यायाधीश को तो बैठाया गया है, लेकिन बाद में जो सिविल कोर्ट का स्थापना किया गया उसमें मुसलमान न्यायाधीश नियुक्त किया गया, ठीक है। इसी में आगे लिखा है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। 1774 में हेस्टिंग्स के कार्यकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करना था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना किया गया 1774 में, कहाँ? कलकत्ता में, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कानून व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू करना था, ठीक है। चलिए समझते हैं आगे। इसी में आगे लिखा है न्यायिक
व्यवस्था में भारतीय कानून। ठीक है, क्या है कि न्यायिक व्यवस्था में भारतीय कानून। ठीक है, पढ़ते हैं। हेस्टिंग्स ने यह सुनिश्चित किया कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों को उनके धार्मिक और पारंपरिक कानूनों के आधार पर न्याय मिले। हिंदू मामलों में धर्मशास्त्र और मुस्लिम मामलों में शरीयत का पालन किया गया। क्या हुआ कि जो हिंदू मामला था उसमें धर्मशास्त्र का और जो मुस्लिम मामला था उसमें शरीयत का पालन किया गया। इससे क्या हुआ कि जो दोनों समुदाय था, हिंदू और मुस्लिम, उसका धार्मिक पारंपरिक कानूनों के आधार पर इसका न्याय मिल सके, इसीलिए ये काम किया गया था। ठीक है, कि मुस्लिम के लिए शरीयत और जो हिंदू है उनके लिए धर्मशास्त्र का प्रयोग किया जाए। फिर इसी में अगला है राजस्व सुधार। ठीक है, राजस्व सुधार क्या लिखा है? बंगाल भूमि की व्यवस्था। समझते हैं, लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व सुधारों पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने बंगाल की भूमि व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए फार्मिंग सिस्टम लागू किया, जिसमें जमींदारों के माध्यम से राजस्व वसूली की जाने लगी। उन्होंने राजस्व वसूली के लिए 5 साल की अनुबंध व्यवस्था की, जिसे क्विनक्वेनियल सेटलमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विनक्वेनियल सेटलमेंट। ठीक है, क्विनक्वेनियल सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्या हुआ कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि राजस्व सुधारों पर विशेष ध्यान दिया और जो राजस्व जो कर लेने का जिम्मा है वो जमींदारों को दे दिया गया। ठीक है, फार्मिंग सिस्टम लागू करके। और ये जो राजस्व वसूली के लिए 5 साल के जो अनुबंध का व्यवस्था किया गया था उसको क्या बोलते हैं? क्विनक्वेनियल सेटलमेंट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है निजाम और दीवानी का पृथक्करण। ठीक है, निजामत और दीवानी का पृथक्करण, ये दोनों जो कोड था उसी का दिया हुआ है। निजामत और दीवानी का पृथक्करण ये दिया हुआ है। ठीक है, समझते हैं। हेस्टिंग्स ने बंगाल में निजामत मतलब फौजदारी और दीवानी मतलब राजस्व शक्तियों को अलग किया। दोनों को क्या किया? अलग कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद लिखा कि इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और कुशलता आई। इससे जो प्रशासनिक काम था उसमें क्या हुआ कि पारदर्शिता और कुशलता आया। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट है आर्थिक सुधार। ठीक है, व्यापार का नियंत्रण। व्यापार का नियंत्रण क्या लिखा कि हेस्टिंग्स ने व्यापार को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए। उन्होंने अंग्रेजी व्यापारियों और भारतीय व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को संतुलित करने के लिए नीतियां बनाई। क्या किया? जो अंग्रेजी व्यापारी था और जो भारतीय व्यापारी था उन दोनों में जो कंपटीशन था, प्रतिस्पर्धा था, उसको संतुलित बनाने के लिए क्या किया? नीति बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है कि सुधारों के प्रयास। यहाँ पे क्या लिखा है? सुधारों के प्रयास। उन्होंने सरकारी मोनोपोली समाप्त करने और निजी व्यापार को प्रोत्साहित करने के उपाय किए, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। ठीक है, क्या क्या? उन्होंने सरकारी मोनोपोली समाप्त करने और निजी व्यापार प्रोत्साहित करने के उपाय किए, जिससे व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। जो सरकारी मोनोपोली है, जो एक की क्या बोलते हैं इसको? एकाधिकार। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? एकाधिकार। जो सरकार के पास सिर्फ होता था उसको समाप्त करके और जो निजी व्यापार है उसको प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, ताकि क्या हो? जो व्यापारिक गतिविधि उसमें वृद्धि हो सके। ठीक है, 5वां नंबर पॉइंट आपका दिया हुआ है कूटनीतिक सुधार। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि महाराष्ट्र, अवध और मैसूर के साथ संबंध। महाराष्ट्र, अवध और मैसूर के साथ कैसा संबंध था उसको देखते हैं। लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने मराठा संघ, हैदर अली के मैसूर और अवध जैसे प्रमुख भारतीय राज्यों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। उन्होंने स्थानीय शासकों से संधियां की और उनकी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने से बचने की कोशिश की। ठीक है, क्या किया कि जो अगल बगल के जो रियासत थे उसे क्या किया? कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। ठीक है, और उन्हें स्थानीय शासकों से संधियां की और उनकी आंतरिक जो राजनीतिक थी उसमें हस्तक्षेप करने से बच गया। ठीक है, आगे लिखा अवध के नवाब के साथ संधि। ठीक है, ये अवध का नवाब कौन था उस टाइम? अवध का जो नवाब था वो सुजाउद्दौला था। ठीक है, सुजाउद्दौला के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। जो आप देख रहे हैं अवध का नवाब, ये सुजाउद्दौला था। ठीक है, लिखा है कि हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ एक महत्वपूर्ण संधि की, जिसके तहत अवध की सेना को कमजोर कर दिया गया और कंपनी के नियंत्रण में लाया गया। क्या हुआ कि हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ क्या किया? महत्वपूर्ण संधि किया, जिसके तहत अवध की सेना को कमजोर कर दिया गया और कंपनी के नियंत्रण में लाया गया, उसी को कंपनी में मिला लिया गया। ठीक है, फिर है आपका रोहिला युद्ध। ये क्या है? ये
अफगानी लोग हैं जो भारत आए थे 18वीं सदी में, उन्हीं को क्या बोला जाता था? रोहिल्ला। ठीक है, समझते हैं क्या लिखा है रोहिला युद्ध के बारे में। ये 1774 का बात हो रहा है। लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब के साथ मिलकर रोहिला अफगानों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। क्या किया? जो वॉरेन हेस्टिंग्स है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला के साथ मिलकर क्या किया? अफगानों के साथ युद्ध को छेड़ा। ठीक है, आगे लिखा है कि रोहिला युद्ध ने ब्रिटिश सत्ता को उत्तर भारत में मजबूत किया, और जो ब्रिटिश सत्ता है उसको उत्तर भारत में मजबूत करने का काम किया। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे छठा पॉइंट है बंगाल में सुधार। ठीक है, स्थायी सुधार लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। लिखा है हेस्टिंग्स ने बंगाल में प्रशासनिक सुधारों के साथ साथ सामाजिक सुधारों को भी महत्व दिया। क्या है कि जो प्रशासनिक सुधार था उसके साथ साथ सामाजिक सुधारों को भी महत्व दिया गया। उन्होंने बंगाल में व्यापारिक मोनोपोली समाप्त की और निजी व्यापार को बढ़ावा दिया। जो बंगाल है उसमें मोनोपोली जो जो क्या बोलते हैं एकाधिकार था उसको समाप्त किया, और जो निजी व्यापार है उसको बढ़ाया। ठीक है, जिससे बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ। फिर आगे लिखा है जमींदारों का संरक्षण। जमींदारों का संरक्षण, ठीक है, उन्होंने जमींदारों के अधिकारों को संरक्षित किया और उन्हें राजस्व वसूली के लिए उत्तरदायी बनाया। क्या हुआ कि जो जमींदार लोग थे उन्हें राजस्व वसूली करने के लिए जिम्मेदारी दे दिया गया। ठीक है, इसमें आपका सातवां पॉइंट है भारतीय भाषा और संस्कृति का संरक्षण। क्या लिखा है समझते हैं। हेस्टिंग्स ने भारतीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान दिया। क्या हुआ कि जो भारतीय भाषा और संस्कृति है उसके संरक्षण पर ध्यान दिया हेस्टिंग्स ने। ठीक है, उन्होंने संस्कृत और फारसी साहित्य का अनुवाद करने का समर्थन किया और भारतीय संस्कृति की बेहतर समझ के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया। क्या किया कि जो जो संस्कृति था, भारतीय संस्कृति और भाषा, उस पर विशेष ध्यान दिया, उस पर संरक्षण किया गया। साथ ही संस्कृत और फारसी जो साहित्य था उनको अनुवाद का समर्थन किया गया हेस्टिंग्स के द्वारा। भारतीय संस्कृति की बेहतर समझ के लिए विद्वानों को प्रोत्साहित किया गया, विद्वानों को बताया गया कि इसकी जो संस्कृति है उसको समझाया जाए। ठीक है, आगे क्या लिखा? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। क्या है? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। ये क्या है दोस्तों, समझते हैं पहले। इसका जो काम था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये क्या है कि एशिया के जो ऐतिहासिक संस्कृति और विज्ञान का अध्ययन करना। ठीक है, यही इसका मतलब होता है। ये उस टाइम लाया गया था ताकि एशिया का जो भी संस्कृति है, जो भी इतिहास है, उसको संरक्षण दिया जाए, उससे सीखा जाए। ठीक है, उसको अध्ययन किया जाए, इसका यही मतलब था। समझते हैं क्या लिखा कि हेस्टिंग्स ने विलियम जोन्स के साथ मिलकर 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कब किया था? 1784 में कलकत्ता में। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि जिसका उद्देश्य भारत की भाषा, साहित्य और इतिहास का अध्ययन करना था। इससे भारतीय ज्ञान और संस्कृति के प्रति यूरोपीय दृष्टिकोण में बदलाव आया। इसका उद्देश्य क्या था कि जो भारत का भाषा है, साहित्य है और इसका इतिहास है उसका अध्ययन करना। इससे क्या हुआ कि जो भारतीय ज्ञान और संस्कृति है उसके प्रति यूरोपियों का दृष्टिकोण बदला। ठीक है, यह आपका कुछ पॉइंट था, वो आपका क्लियर हुआ। अब समझते हैं इसमें निष्कर्ष को कि निष्कर्ष क्या है। ठीक है, जो भी हमने लिखा उसका निष्कर्ष निकालना है। तो निष्कर्ष में लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स से सुधार भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए थे। ठीक है, क्या लिखा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को मजबूत करने के उद्देश्य से किए गए थे। उनके न्यायिक, प्रशासनिक, राजस्व और कूटनीतिक सुधारों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को मजबूत किया। क्या है कि उनके न्यायिक, प्रशासनिक, राजस्व और कूटनीतिक सुधारों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को मजबूत बनाया। ठीक है, आगे लिखा है कि हेस्टिंग्स के सुधारों ने न केवल ब्रिटिश शासन को क्या लिखा है सुगठित किया, बल्कि भारतीय समाज और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ठीक है, क्या लिखा है कि हेस्टिंग्स के सुधारों ने न केवल ब्रिटिश शासन को सुगठित किया बल्कि भारतीय समाज और प्रशासन में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाए। ठीक है, ये आपका निष्कर्ष हो गया। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, नया देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सारा सेमेस्टर का तैयारी आपका इसी चैनल से कराया जाएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।